क्लास 11th के बच्चे ध्यान दें। आज आपके यहाँ इस वीडियो में बताया जा रहा है निराकरण या विलोपन अभिक्रिया। निराकरण या विलोपन अभिक्रिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इलिमिनेशन रिएक्शन देखिए, इस अभिक्रिया में निराकरण के ठीक बाद जो अभिक्रिया होगी वो पुनर्विन्यास अभिक्रिया होगी, और वही एक अभिक्रिया अब इसमें शेष बचती है। इलिमिनेशन रिएक्शन सबसे पहला प्रश्न ये किया जाएगा कि निराकरण या विलोपन अभिक्रिया पाई कहाँ जाती है। तो ध्यान रखें कि ये अभिक्रिया अल्कोहल में होगी, अल्कोहल में या फिर एल्किल हैलाइड में। एल्किल हैलाइड को हम लोग हाइलोएल्केन भी कहते हैं। हाइलोएल्केन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली फाउंड इन एल्कोहल एज वेल एज हाइलोएल्केन। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये जो विलोपन अभिक्रिया है यह कितने प्रकार की हो सकती है। विलोपन अभिक्रिया ये जो प्रकार है ये हो सकता है कि अल्फा अल्फा या इसी को 1-1 विलोपन अभिक्रिया कह लें, ये हो सकती है विलोपन अभिक्रिया। या फिर ये हो सकती है कि अल्फा बीटा या 1-2 विलोपन अभिक्रिया हो, विलोपन अभिक्रिया हो। या ये भी पॉसिबल है कि ये अल्फा गामा या 1-3 विलोपन अभिक्रिया हो। तो विलोपन अभिक्रिया देखा जाए अगर तो टोटल कुल मिला करके कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के, 1, 2 और ये 3। पहली अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अल्फा अल्फा या 1-1 विलोपन अभिक्रिया, 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा होगा अल्फा बीटा या 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा होगा अल्फा गामा या 1-3 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इन तीनों को देखा जाए, अगर मान लीजिए कि अपने कंपाउंड में, जैसे हमारा कंपाउंड है ए और इधर है बी, इससे अटैच हुआ है इस प्रकार से एक्स, और इसी से अटैच हुआ है वाई। अगर हमारा कोई कंपाउंड ए बी है और ए बी से जुड़े हुए जो अदर आइटम हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है। अब अगर मान लीजिए एक्स और वाई बी से अटैच हैं तो बी को हम कहेंगे अल्फा, ये अल्फा पोजीशन होगी। या आप ये कह लें कि 1 पोजीशन है, तो 1 से अगर 2 आइटम में निकलने वाले हैं तो 1-1 कहा जाएगा। इस प्रकार से जो कंपाउंड यहाँ से अगर ये निकलेंगे, यहाँ से, चूंकि एलिमिनेशन निराकरण या विलोपन का मतलब कोई चीज़ विलुप्त तो होगी, गायब होगी। तो अगर मान लीजिए कि आपने एक्स वाई को यहाँ से इस प्रकार से एलिमिनेट करना चाहा, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये फ्री हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड ये फ्री हुआ, और बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये और बीच में पाई बॉन्ड बन गए, और इस प्रकार से रिलीज होने वाला जो अणु है, मॉलिक्यूल्स है, वो एक्स वाई बाहर चला गया। अब चूंकि इस 1 वाली पोजीशन से, जिसको हम लोग अल्फा भी कहते हैं, तो इससे 2 आइटम गए, इसलिए अल्फा को 2 बार लिखा जाएगा, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। या 1 को अगर इसको 1 कहा जाए तो 1 से 2 आइटम जाने का मतलब हुआ कि 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। तो इस प्रकार से कुल मिला करके एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जो विलोपन अभिक्रियाएं होंगी उसमें जो सिग्मा बंध होगा आपका, वही सिग्मा बंध कन्वर्ट होने वाला है किसमें? पाई बंध में। कन्फर्म है कि अगर 2 सिग्मा कहीं से भी
अगर पहले क्या था योग अभिक्रिया में, जब एक पाई बंध टूटा करता था तो दो नए सिग्मा बंध का निर्माण हुआ करता था। अब इसमें क्या है कि दो सिग्मा बंध अगर आपस में मिलेंगे तो वह पाई बंध का निर्माण कर देंगे। इस प्रकार से इस कंपाउंड में इस उदाहरण द्वारा ये बताया जा सकता है कि अल्फा अल्फा विलोपन अभिक्रिया भी पाई जा सकती है। लेकिन अपने को अल्फा बीटा यानी 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन ही हमारे सिलेबस में है, इसलिए बहुत डिटेल मुझको इसी को पढ़ना है, हम लोगों को इसको पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए कि इसमें क्या होता है। अब इसमें देखिए, मान लीजिए कि हमें बताना है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्या है। तो इस प्रकार से ए और बी के पास कंडीशन ये है कि अब एक्स यहाँ है और बी पर वाई यहाँ है। हमारा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। ए के पास क्या है, एक आइटम एक्स का है, बी के पास क्या है, एक आइटम वाई का है, और मुझे एक्स वाई को एलिमिनेट करना है, निकालना है, विलुप्त करना है। अगर यह विलुप्त होगा तो कन्फर्म है कि यहाँ से एक्स वाई अगर निकल गया तो एक सिग्मा ये एक सिग्मा ये दोनों मिलकर के बीच में पुनः पाई बना लेंगे, ए डबल बॉन्ड बी हो गया, और प्लस निकलने वाली प्रजाति कौन सी हुई, एक्स वाई हो गई। अब चूंकि यह पोजीशन ये अल्फा की होगी तो ये पोजीशन बीटा की होगी। अगर इसे 1 नंबर दिया जाएगा तो इसे 2 नंबर दिया जा सकता है। इस प्रकार से इसको चाहे आप अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया कहें या फिर 1-2 विलोपन अभिक्रिया कहें। ज़्यादातर जो मैं हमारे यहाँ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं विलोपन की, वे अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया ही होती हैं और अपने सिलेबस में यही डिटेल है। अब आइए चलते हैं, फिर भी देख लेते हैं तीनों अभिक्रियाओं को। अल्फा गामा या 1-3 विलोपन अभिक्रिया क्या है। इसमें कंडीशन मान लीजिए इस तरह की बना दी गई, जैसे ये ए है और बीच में ये बी है और यहाँ पर मान लीजिए कंपाउंड सी है। अब यहाँ पर ए पर जो है आइटम एक्स अटैच है, सी पर आइटम वाई अटैच है। अब मुझे एक्स वाई को एलिमिनेट करना है। तो कंडीशन ये है कि अगर ये परमाणु अल्फा हुआ तो ये बीटा हो जाएगा और ये गामा होगा, या इसको 1 कहोगे, इसको 2 कहा जाए, इसे 3 कहा जाए, ये संभव है। तो इस प्रकार से अल्फा गामा का मतलब हुआ कि एक कोई एटम अल्फा से रिलीज होगा और एक कोई एटम गामा से रिलीज होगा, यानी निकलना एक्स वाई को यहाँ भी है। तो कुल मिला करके कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि इसमें ए बी से ये सी जो निकल गया, ये सी इस प्रकार से अटैच हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब हुआ कि कोई चक्रीय कंपाउंड बन जाएगा, एक चक्र जिसमें ए और बी सी एक कॉर्नर पर होंगे और यहाँ पर आप दिखाना होगा कि एक्स वाई रिलीज हो गया। इस प्रकार का अगर कोई एलिमिनेशन होता है तो वो कहलाएगा अल्फा गामा एलिमिनेशन, विलोपन अभिक्रिया। अब जरा देखिए कि विलोपन अभिक्रियाओं में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें विलोपन अभिक्रियाएं हुआ करते हैं। कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जैसे एक तो विहैलोजनीकरण जो होगा, विहैलोजनीकरण यानी हैलोजन का विलोपन, विहैलोजनीकरण, इसी को कहते हैं डीहैलोजनेशन, डीहैलोजनेशन। या फिर इसमें होगा विलोपन अभिक्रिया, क्योंकि लगा है इसमें वी फॉर विलोपन, विलोपन होगा हैलोजन का। या फिर इसमें ये होगा कि निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, स्पेशली निर्जलीकरण एल्कोहल का होता है, एल्कोहल का होगा। निर्जलीकरण मीन्स डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन स्पेशली किसका होगा, एल्कोहल का। इसी प्रकार से अगला विहाइड्रोहैलोजनीकरण, 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 इंग्लिश में डिहाइड्रोहैलोजनेशन, डिहाइड्रोहैलोजनेशन होगा। ये किसका होता है, ये जनरली होता है एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड्स जितने हैं, मतलब इसको हम हैलोएल्केन भी बोलते हैं,
तो जितने हैलो एल्केन्स हैं या एल्किल हैलाइड हैं, इन सबका क्या होने वाला है, विहाइड्रोहैलोजनीकरण होगा। तो ये सब तीनों प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वे दरअसल निराकरण या विलोपन अभिक्रिया ही तो हैं। अब जैसे एक एक करके देखा जाए कि कहाँ विहैलोजनीकरण हो रहा है, कहाँ निर्जलीकरण होगा, कैसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण होगा। इस चीज को देखने के लिए हम लोग मान लीजिए कि अपने पास CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl है और इसे कहा जाता है विक डाई हैलाइड। विक डाई हैलाइड है। याद रखें कि जो ये विक शब्द होता है इसको कहीं कहीं विष भी लिखा जाता है, विसिनल। विसिनल का मतलब होता है कि जब एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा हो, निकटवर्ती कार्बन पर दूसरा हाइड्रोजन लगा हो, एडजेसेंट हो दोनों करीब करीब। तो इस प्रकार के विक डाई हैलाइड हैं। यदि मैं इसको जिंक चूर्ण की उपस्थिति में मेथिल अल्कोहल के साथ इसको रिएक्शन करा दूं, यानी मेथिल अल्कोहल में जिंक पाउडर को मिला करके अगर इस पर अटैक कराया जाए, इसकी प्रेजेंस ले ली जाए, तो कन्फर्म है कि यहाँ से Cl और Cl ये रिप्लेस होगा, यानी वही अल्फा बीटा विलोपन हो रहा है। अल्फा से एक Cl, बीटा से कार्बन से दूसरा Cl, तो कन्फर्म है कि यहाँ कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एथिलीन एल्कीन बन जाएगी। और प्लस आगे जो दोनों Cl निकलेंगे वो Zn से क्रिया करके ZnCl2 फॉर्म कर लेंगे। इस तरह से इसे कहा जाता है डिहैलोजनेशन, यानी विहैलोजनीकरण, हाइड्रोजन का निकलना। Cl मीन्स Cl2 और Cl2 क्या है, क्लोरीन हाइड्रोजन है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैंने कंपाउंड में देखो CH3CH Cl2 ले लिया, तो इसे कहा जाता है जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड कहा जाएगा। जेम डाई हैलाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन अटैच हैं, जबकि यहाँ पर निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर दो हाइड्रोजन थे। तो अगर ये दोनों का हाइड्रोजन की प्रेजेंस उसी प्रकार कराई जाए जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में था, तो यहाँ से दोनों Cl निकलेंगे और दोनों Cl अगर निकल जाएंगे तो फिर ये दो सिग्मा फ्री होकर के बीच में पाई बॉन्ड बना लेगा। कंपाउंड फिर उसी प्रकार से हो जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एथिलीन ही बनेगी, क्योंकि C2H4 ये आइटम तो कहीं जाएंगे नहीं और जाने वाला कंपाउंड Cl2 होगा और जिंक के साथ कंबाइंड होकर के ZnCl2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमेशा याद रखें कि जेम डाई हैलाइड में हमेशा एल्कीन ही फॉर्म होगी, एथिलीन फॉर्म होगी। बिग डाई हैलाइड का अगर यही रिएक्शन होता है तो फिर एथिलीन फॉर्म होगी, वो भी एल्कीन ही बनाएगा। हमारे कहने का मतलब हुआ कि सिग्मा बॉन्ड यानी जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है इसमें। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर निर्जलीकरण देखें तो निर्जलीकरण में देखिए कंडीशन ये होती है, निर्जलीकरण स्पेशली हम बता रहे हैं एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल का निर्जलीकरण। अब एल्कोहल का अगर निर्जलीकरण होने जा रहा है यानी डिहाइड्रेशन होगा इसका, तो डिहाइड्रेशन जानते हैं विलोपन विक्रिया होता है, इलिमिनेशन रिएक्शन है, इलिमिनेशन रिएक्शन माना जाता है इसको। और इलिमिनेशन रिएक्शन अगर ये निर्जलीकरण है एल्कोहल का, तो ये भी कन्फर्म है कि क्रियाविधि के आधार पर यह दो प्रकार का होगा। क्रियाविधि के आधार पर यह विलोपन दो प्रकार का होगा, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार हैं, एक तो होगा E1 प्रकार, दूसरा होगा E2 प्रकार। E1 और E2, 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और 2 का मतलब होता है बाईमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन।
अब एल्कोहल के अंदर ये दोनों अभिक्रियाओं को बताया जाएगा मैकेनिज्म के बेस पर कि E1 प्रकार क्या है और E2 प्रकार क्या है। पढ़ना है एल्कोहल का निर्जलीकरण। अब एल्कोहल का निर्जलीकरण देखें किस तरह से हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तृतीयक एल्कोहल CH3 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 OH, ये है टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। जब इसको हम H+ के संपर्क में लाएंगे और H+ कहाँ से मिलेगा, H2SO4 से 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मिलेगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल ने क्या दिया, H+, और इस क्रिया का नाम प्रोटोनेशन होगा, प्रोटॉनीकरण होगा, यानी H+ का कहीं न कहीं जुड़ना अल्कोहल के साथ प्रोटोनेशन कहलाएगा। और प्रोटोनेशन कैसे होगा कि ऑक्सीजन परमाणु पर देखिए 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर अगर डोनेट कर देगा इस H+ के पास, H+ के पास केवल s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल की क्षमता जो कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, तो इजीली ऑक्सीजन आइटम का लोन पेयर ये गेन कर लेगा। अगर गेन कर लिया तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उपसहसंयोजी बंध बन जाएगा। और इस प्रकार से जो एल्कोहल आपका होगा वो इस प्रकार से कहलाएगा CH3 CH3, ये CH3 और इधर हो गया O के साथ एक H ऑलरेडी है, एक H और आ गई इस प्रकार से, लेकिन एक लोन पेयर अभी है और इस पर क्या लग गया प्लस। इस प्रकार से एक ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा, इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। तो पहले स्टेप में जब प्रोटोनेशन हुआ यानी प्रोटॉन जुड़ा तो ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, इसको कहते हैं प्रोटॉनीकरण, प्रोटॉनीकरण होगा। प्रोटोनेशन अंग्रेजी में इसको प्रोटोनेशन, इंग्लिश में से कहा जाएगा कि प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन से हमारा मतलब हुआ कि जब H+ का जुड़ना O के लोन पेयर से H+ का जुड़ना ये प्रोटोनेशन कहलाएगा। और प्रोटोनेशन के परिणाम स्वरूप मुझे क्या मिला, ऑक्सोनियम आयन मिला। अब ऑक्सोनियम आयन ये तो पहले पद में हुआ, दूसरे पद में देखें कि यही ऑक्सोनियम आयन जो यहाँ बना CH3 OH और H लोन पेयर के साथ पॉजिटिव, यही ऑक्सोनियम आयन का यहाँ क्या होगा, वियोजन हो जाएगा। वियोजन यानी टूट जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन बंध का क्या होने जा रहा है, यहाँ पर वियोजन होगा। अब अगर वियोजन होगा तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से ये साझेदारी का इलेक्ट्रॉन, चूंकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है तो इसलिए ज़्यादा देर तक इसको प्लस चार्ज नहीं होना है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर करके और अच्छा लिविंग ग्रुप है जल ये निकल जाएगा बाहर। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो कंपाउंड बन जाएगा वो कार्बोनियम आयन बन गया C+, और इधर हो गया HHO, जल का निष्कासन हो गया और ये बन गया कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। और हम जानते हैं कि जब कोई बंध टूटता है, जैसे इसमें कार्बन और ऑक्सीजन बंध का वियोजन हुआ, तो जो ये वियोजन अभिक्रिया होगी, दूसरा स्टेप जो होगा वो वियोजन का होगा और ये मंद वेग से चलने वाला पद होगा। वियोजन हमेशा मंद वेग से चलता है, इसको कहते हैं वियोजन, वियोजन या अपघटन। इस तरह से डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है या डिकम्पोजिशन हो रहा है इसमें। वास्तव में मंद वेग जो होता है वो उसी को हम RDS बोलते हैं, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या वेग निर्धारक पद। और वेग निर्धारक पद में एक मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, इसलिए E1 प्रकार की अभिक्रिया हुई। लेकिन अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में यही कार्बोनियम आयन को आप इस तरह से लिख लें, इस प्रकार से, इसको हम CH2H भी लिख सकते हैं, आगे प्लस लगा दें, यही कार्बोनियम आयन है। जो कार्बोनियम आयन वहाँ फॉर्म हुआ उसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब इसका विप्रोटॉनीकरण होगा। विप्रोटॉनीकरण मतलब डिप्रोटोनेशन, डिप्रोटोनेशन मतलब यहाँ से अब ये इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाएगा इसके पास और यहाँ से H+ रिलीज हो जाएगा, H+ के रूप में निकल गया। तो कंपाउंड जो बन गया वो हो गया CH3 और इधर हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2, यानी
आइसोब्यूटीन बन गई, आइसोब्यूटिलीन बनी और ये अपना उत्पाद है, मेन प्रोडक्ट यही होगा और इसके साथ H+ निकल गया बाहर। और इस रिएक्शन को कहा जाएगा विप्रोटॉनीकरण, यानी डीप्रोटोनेशन हो रहा है इस प्रकार से। तो E1 प्रकार का जो अभिक्रिया है ये एक्चुअली E1 प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी। इस अभिक्रिया में क्या हुआ, अभिक्रिया एक्चुअली 3 चरणों में पूरी हुई, लेकिन जो दूसरा स्टेप है यह वास्तव में स्लो स्टेप होता है और यही स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी वेग निर्धारक पद होता है। इसका मतलब कि अभिक्रिया का जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया की जो दर होगी, यह जानते हैं वेग स्थिरांक और एल्कोहल के समानुपाती पाई जाएगी और इसमें कहीं और किसी का रोल नहीं है, कारण कि ये एल्कोहल का बना हुआ ऑक्सोनियम आयन है जो अभिक्रिया के एक अभिकारक को प्रदर्शित करता है कि 1 का मतलब हुआ कि ये अभिक्रिया एक्चुअली 2 स्टेप में कंप्लीट हुई, जबकि ये स्टेप कैसा होगा, फास्ट होगा, तीव्र वेग से होगा और बेसिकली ये मंद वेग से अभिक्रिया। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की अभिक्रिया में केवल आपका बेस सबस्ट्रेट ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भाग लेगा। इस तरह से को कहा जाता है कि ये E1 प्रकार की अभिक्रिया हुई। अब E2 प्रकार की अभिक्रिया समझने के लिए तब इसमें वेरिएशन समझ में आएगा। तो याद रखें कि E1 प्रकार की अभिक्रिया जनरली तृतीयक एल्कोहल में, टर्शियरी एल्कोहल में या फिर तृतीयक हैलो एल्केन में पाई जाती है, तृतीयक एल्किल हैलाइड में पाई जाती है, ये कन्फर्म हो गया। और इस अभिक्रिया की विशेषता क्या है कि इसमें मंद वेग वाले पद में पहले कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है, इसके बाद कार्बोनियम आयन क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है, पुनर्विन्यास होगा इसका और पुनर्विन्यास के परिणाम स्वरूप बनती है अपनी कोई एल्केन। तो ये होती है खास बात E1 प्रकार की अभिक्रिया में। और पाई कहाँ जाती है, या फिर तृतीयक एल्कोहल में होगी या फिर तृतीयक एल्किल हैलाइड्स में पाई जाएगी। आइए देखें अब E2 प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है। E2 प्रकार, अब E2 प्रकार में याद रखें कि ये पाई कहाँ जाती है, ये जानना अति आवश्यक है। E2 प्रकार की अभिक्रिया या तो प्राथमिक एल्कोहल में पाई जाएगी, प्राथमिक एल्कोहल में पाई जाएगी या फिर प्राथमिक एल्किल हैलाइड में, प्राथमिक एल्किल हैलाइड में पाई जाएगी, हैलाइड में। E2 प्रकार की अभिक्रिया या तो प्राथमिक प्राइमरी एल्कोहल में या प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स या प्राइमरी हैलो एल्केन्स में होगी। अब जैसे मान लीजिए मैं निर्जलीकरण का उदाहरण ले रहा हूँ, तो निर्जलीकरण में देखिए यहाँ पर मुझे प्राथमिक एल्कोहल लेना पड़ेगा क्योंकि अभिक्रिया E2 प्रकार की है। अब E2 प्रकार की अभिक्रिया में सबसे पहली बात यहाँ पर हमें कोई एल्कोहल लेना होगा, जैसे CH3 CH2OH, इस प्रकार से यह है एथिल एल्कोहल होगा। और जब एथिल एल्कोहल में हम यहाँ पर वही H+ का अटैक कराएंगे, H2SO4 की प्रेजेंस में मिलेगा H+ और 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मिलेगा, तो फिर अभिक्रिया के पहले पद में तो ऑक्सोनियम आयन बनना कन्फर्म है, ये तो बनेगा ही। अभिक्रिया का जो पहला पद होगा उसमें ऑक्सोनियम आयन ही बनेगा, यानी ये लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जोड़ लेगा, प्रोटोनेशन होगा, तो कंपाउंड बनेगा इसमें CH3 CH2, O के पास ऑलरेडी H था, एक H को उसने और गेन कर लिया, अब इस पर प्लस लग गया, ये हो गया एथिल ऑक्सोनियम आयन, एथिल ऑक्सोनियम आयन बन गया। एथिल ऑक्सोनियम आयन जो है अभिक्रिया के फर्स्ट पद में बना, लेकिन चूंकि ये अभिक्रिया में रेट स्लो या मंद कन्फर्म नहीं होता, इसलिए हम आगे चल करके इस अभिक्रिया में देखिए यहाँ इसको हम ऐसा लिख दें HCH2, इधर लिख दें CH2, इधर लिख दें OH और ये पॉजिटिव। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया में देखिए 2 पद शामिल होने जा रहे हैं, एक तो वियोजन भी होगा, पहली चीज डिसोसिएशन होगा, दूसरी चीज इसमें विप्रोटॉनीकरण भी होगा।
विप्रोटॉनीकरण, यानी इसमें 2 पद शामिल हैं, डिप्रोटोनेशन भी होगा, डिप्रोटोनेशन होगा सेकंड कंडीशन। और सबसे बड़ी बात कि ये अभिक्रिया का जो पद होगा ये मंद वेग से चलेगा, यानी वेग निर्धारक पद होगा, वेग निर्धारक पद होगा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब इसमें होगा क्या, पहली चीज तो वियोजन होना है। वियोजन कैसे होगा, वियोजन ये होगा कि जब इस साझेदारी का इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये पॉजिटिव इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय है, वो पॉजिटिव चार्ज को गेन अगर करेगा तो तुरंत साइड का इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर गेन करके और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, यानी वियोजन पहली कंडीशन में होगा। दूसरी चीज इसमें यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, यानी ये डिप्रोटोनेशन भी हो रहा है यहाँ। तो मंद वेग में चूंकि 2 पद अपने शामिल हो गए, इसलिए अभिक्रिया कौन सी कहलाई, ये E2 प्रकार। यहाँ पर 2 चीजें शामिल हो रही हैं, इस प्रकार से इसमें कंडीशन हो गई कि कंपाउंड वही बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एथिलीन का फॉर्मेशन हुआ, एथिलीन बन जाएगी, और प्लस आगे इसमें से इस तरह से जल निष्कासित हो जाएगा, जल निष्कासित हुआ, इसके बाद एथिलीन फॉर्मेशन हुआ, और साथ साथ वो H+ क्या होगा, बाहर हो जाएगा। कुल मिला करके इसमें इस कंडीशन में कहा जा सकता है कि जो मंद वेग होता है अभिक्रिया का, उसमें चूंकि 2 स्टेप इन्वॉल्व हैं, अतः ये अभिक्रिया में जो रेट होगा ये इक्वल टू होगा एक तो एल्कोहल के, दूसरा इनटू न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का एक अहम रोल होगा, क्योंकि जल को निकालने के लिए न्यूक्लियोफाइल की आवश्यकता होगी, इसलिए अभिक्रिया का एक पद ये यानी एक एक घातांक दोनों के इन्वॉल्व होंगे वेग निर्धारण में। तो वेग में एक और एक कुल मिला के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये अभिक्रिया कहलाएगी E2 प्रकार की अभिक्रिया। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने डिहाइड्रेशन में, जब हमने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया, निर्जलीकरण किया, तो हमने इसी में E1 और E2 मैकेनिज्म भी बता डाली। अब इसके बाद अगर हम एल्किल हाइलाइट पर चलेंगे तो वो विदाउट मैकेनिज्म देखिए, चूंकि मैकेनिज्म आप देख चुके हैं E1 और E2, इसलिए विदाउट मैकेनिज्म की बात किया जाए कि एल्किल हाइलाइट में क्या होता होगा। जैसे मान लीजिए CH3 है, ये CH है, इधर Cl हुआ, ये भी CH2 है और ये CH3 है। वास्तव में इस कंपाउंड को हम कहते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन, IUPAC में 2-क्लोरोब्यूटेन हुआ। अगर मैं इस पर क्रिया करा दूं कि OH एल्कोहलिक की, क्योंकि एल्कोहलिक वाले स्ट्रांग बेस होते हैं, वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉरवर्ड करेंगे, तो प्राथमिक यानी निराकरण या विलोपन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे वो। अब इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस कार्बन से Cl जाने वाला होगा तो इसके पड़ोसी 2 कार्बन हैं, एक कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, दूसरे पड़ोसी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हैं। प्रश्न ये पैदा होगा कि वे हाइड्रोजन जाएगी कहाँ से, क्योंकि निकलना इसमें विहाइड्रोहाइलोजनीकरण होना है, डिहाइड्रोहाइलोजनेशन होगा। तो अब इसमें अगर मैं इस H को यहाँ लगा दूँ तो समझने के लिए बात वही होगी कि CH2 CH3। तो अब यहाँ से अगर यहाँ से ये Cl जाएगा और यहाँ से H जाएगा तो जाना है ये Cl को। अब इसको विहाइड्रोहाइलोजनीकरण यानी ये Cl का निकलना। अब ये Cl अगर निकलेगी यहाँ से तो ये दोनों बॉन्ड मिलके पाई बना लेंगे, कंपाउंड बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। IUPAC में से 2-ब्यूटेन बोला जाएगा। अब निकलने वाली जो ये Cl है वह एसिड होने के कारण बेस से रिएक्शन कर लेगी, कंपाउंड बनेगा इसमें KCl प्लस H2O। यहाँ पर जो भी चीज हुआ यानी कुल मिला करके ये Cl में Cl यानी हाइड्रोजन के निकलने में हाइड्रोजन वहां से निकली जहां पर पहले से हाइड्रोजन कम थी, वहां से नहीं निकली जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा थी। तो ये नियम कहलाएगा सेट-जैफ का नियम। सेट-जैफ का नियम, सेट-जैफ का नियम ये कहता है कि जल के निष्कासन के समय OH के साथ H वहां से जाएगी जहां पर कम से कम हाइड्रोजन होगी, या
HCl के निकलने में हाइड्रोजन वहाँ से जाएगी जहाँ हाइड्रोजन पहले से कम हो, यानी ज़्यादा जगह से हाइड्रोजन नहीं जाएगी जहाँ पर ज़्यादा है। इस प्रकार से ज़्यादा प्रतिस्थापित 2 ब्यूटेन बनेगी, यहाँ पर 1 ब्यूटेन बनने की संभावना नहीं है। अगर H यहाँ से निकलता, यहाँ से नहीं निकलता, तो 1 ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता। लेकिन सेटजेफ ने कहा कि ज़्यादा प्रतिस्थापित यानी अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन बननी चाहिए, एल्कीन बननी चाहिए। अगर अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन बननी चाहिए तो ये तभी पॉसिबल है कि जब 1 ब्यूटेन की जगह पर क्या बने, 2 ब्यूटेन बने। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डी हाइड्रोहाइलोजनेशन, हिंदी में विहाइड्रोहाइलोजनीकरण, विहाइड्रोहाइलोजनीकरण। वी का मतलब विलोपन, हाइड्रो माने हाइड्रोजन का, हाइलोजनी माने हाइलोजन का, यानी वी माने विलोपन हो रहा है। यानी HCl, HBr या HI का ये अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेट हो जाना, विलुप्त होना, यही कहलाता है विलोपन अभिक्रिया।